हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कक्षा 11वीं में हैं, अगले साल 12वीं में पहुंचेंगे, अभी 10वीं से निकले हैं और हिंदी माध्यम में गणित विषय साथ में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात यह भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को सारी कक्षाएँ मुफ्त पढ़ाता है। इसमें आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि ये कंटेंट हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आपको इससे और अच्छा पढ़ना है तो वहाँ पर आकर पैसे दो, या ऐसा भी कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पर आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद पैसे देने होंगे या 3 चैप्टर पढ़ने के बाद पैसे देने होंगे। पूरा कंटेंट 100% शुद्ध और 100% मुफ्त। तो ये आपको मैग्नेट ब्रेन्स देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिरी तक देखो, अपने दोस्तों को दिखाओ और आगे बढ़ते जाओ। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 गणित कक्षा 11वीं संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.3 की। अब इस 2.3 में हमें क्या पूछा जाएगा, तो हमने इसके पहले फलन पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है हमसे फलन के कुछ सवाल किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं फलन के कुछ छोटे छोटे सवालों से। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो देखो यार, संबंध क्या है कि 2 जुड़ा है 1 से। मैंने आपको संबंध को फलन में पहचानने की शॉर्ट ट्रिक देखने की कोशिश की थी कि हर क्रमित युग्म का अगर पहला अवयव एक ही बार आया है तो वो संबंध फलन है। 2, 5, 8, 11, 14, 17, यहां पर हर चीज एक एक बार ही आई है। हर क्रमित युग्म का पहला अवयव एक ही बार आया है, इसीलिए ये संबंध एक फलन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 2 जुड़ा है 1 से, 5 जुड़ा है 1 से, 8 जुड़ा है 1 से, 11 भी 1 से जुड़ा, 14 भी 1 से जुड़ा और 17 भी 1 से जुड़ा। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि जितना भी ये फलन है ना, जितना भी यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर अगर इसे समुच्चय ए और समुच्चय बी कहा जाए तो ए के हर अवयव से सिर्फ एक तीर निकल रहा हो। ए के हर अवयव से, ऐसा ना हो कि एक से निकले दूसरे से ना निकले, तो ए के प्रत्येक अवयव से सिर्फ एक तीर निकल रहा है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। ठीक। अब परिसर के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? अच्छा, प्रांत क्या होगा? पूरा का पूरा ए समुच्चय। परिसर क्या होगा? बी के वो अवयव जो जिन पर तीर आकर लग रहे हैं। तो बी में इकलौता अवयव एक ही है, हां, और उसी पर तीर लग रहा है आके, तो परिसर में एक ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इतनी सी है ये कहानी। चलो यार, दूसरा सवाल पर बढ़ते हैं फिर। दूसरा है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 16। यहां पर भी तरीका वही है कि चूंकि 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, मतलब हर एक अवयव बी के हर एक अवयव से एक ही बार जुड़ा है ना। तो मैं कह सकता हूं यह फलन है, मतलब बिना आरेख बनाए अपन जवाब दे रहे हैं। तो परिसर कैसे निकालेंगे? यह फलन है। फिर से कैसे पहचाना बताऊं? जितने भी ये क्रमित युग्म ऐसे करके लिखे ना a, b, उसमें पहले अवयव पर गौर करो। अगर किन्हीं 2 क्रमित युग्म का पहला अवयव एक जैसा है तो वो फलन नहीं है। तो क्या यहां पर ऐसा है? 2 के बाद 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, तो ये फलन है। अब जो पहला अवयव है ना, हर क्रमित युग्म का पहला अवयव, उन सभी का समुच्चय प्रांत कहलाता है। आपको सवाल में परिसर निकालना है, तो हर क्रमित युग्म का दूसरा अवयव परिसर होता है। तो दूसरा अवयव मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। डन है। यहां पर देख लो, 1, 1 फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है ना, फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के 2 प्रतिबिंब हैं, 3 और 5। ये 1 3 से भी जुड़ गया और 5 से भी जुड़ गया, तो मैं कहूंगा 1 के 2 प्रतिबिंब है, इसीलिए नहीं है भाई साहब। 3 भी है और 5 भी है, तो परिसर की बात ही नहीं आएगी। जब फलन ही नहीं है तो फलन होता तो परिसर होता, तो परिसर की तो बात ही नहीं है।
ठीक है, एक 3 से भी जुड़ा है और एक 5 से भी जुड़ा है, इसलिए एक के 2 प्रतिबिंब है। चलिए फटाफट वाली कहानी है। तो निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। fx में x के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, तो अगर x के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया तो आप x का क्या क्या मान रख सकते हैं? क्या यहां वर्गमूल वाली समस्या है? वर्गमूल वाली समस्या तो नहीं है, है ना, मतलब वर्गमूल नहीं दिख रहा कहीं भी यहां पर। क्या यहां हर वाली समस्या है? वो भी नहीं है। तब मैं लिख सकता हूं कि इसका जो प्रांत है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब प्रांत कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है। परिसर, तो परिसर में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव ऋण संख्या आएगी, धनात्मक नहीं आएगी। जब आपने x में धनात्मक संख्या रखी तो -x आपको उन संख्याओं को ऋणात्मक में बदल देगा, लेकिन जब आपने यहां पर ऋणात्मक रखा तो आपको धनात्मक संख्या भी तो मिल जाएगी। -5 रखो तो -5 के आगे एक और माइनस, तो मिलके 5। तो सारी वास्तविक संख्या यहां पर परिसर है। तो पहले सवाल में प्रांत और परिसर जो है वो ठीक है। इस सवाल को अपन ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो fx है ना, इसे मैं ऐसा लिख दूं, -1 गुणा x प्लस 0, ऐसा लिखा है ना। अच्छा, इसे अपन ऐसे देख सकते हैं क्या कि fx जो है वो ax प्लस b जैसा है, मतलब ये एक रैखिक फलन है। और अगर ये रैखिक फलन है तो रैखिक फलन का प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्या होती है, इसीलिए प्रांत भी वास्तविक संख्या, परिसर भी वास्तविक संख्या। चलिए, मतलब दोनों तरीके सही है, चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा जो सवाल है थोड़ा वो प्राण पीयू है। देखो, जब भी वर्गमूल आता है ना, दूसरे सवाल में थोड़ी समस्या है, ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। वर्गमूल के अंदर कुछ भी लिखा हो, वर्गमूल से जो जवाब मिलेगा वो सदैव अऋणात्मक मिलेगा। अऋणात्मक मतलब वो 0 हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका प्रांत निर्धारित करते हैं। परिसर तो एक लाइन का है। प्रांत निकालते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? सर, हम देखते हैं कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या जो भी लिखी हो, जो भी लिखा हो, बहुपद या पद लिखा हो, वो कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो वर्गमूल के अंदर लिखा है 9 - x का वर्ग, वो सदैव या तो 0 हो या धनात्मक हो। ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x के वर्ग को मैं उधर ले गया तो ये बचा 9 बड़ा हो x के वर्ग से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x का वर्ग 9 से छोटा हो। हालांकि इसको ऐसा करने के लिए बढ़िया तरीका यह भी है कि आप इसको बदल के ऐसा लिख दें कि x - 9 0 से छोटा हो। 0 बड़ा हो x का वर्ग -9 से, मतलब x का वर्ग -9 0 से छोटा हो। यहां पर आपको असमीका का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए। असमीका का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर कोई असमीका है, जैसे उदाहरण के लिए 5 छोटा है 15 से, लेकिन अगर मैं दोनों साइड ऋणात्मक चिन्ह का गुणा कर दूं, माइनस का गुणा करोगे तो असमीका बदल जाएगी। मान लीजिए आपने -1 का गुणा किया तो ये तो -5 हुआ और ये -15 हुआ, तो आपको असमीका का चिन्ह ऐसा करना होगा। अब -5 -15 से बड़ा है, इसीलिए असमीका का चिन्ह हम बदल देंगे। तो सीधा सीधा यहां पर आप -1 का गुणा भी कर सकते थे। तो इससे हमें कौन सा जवाब मिल गया? जवाब इससे ऐसा मिलेगा कि x की वर्ग -9 को आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से x - 3 और x + 3 कर दिया। क्या कहा आपने कि हम इसे 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, मतलब a की घात 2 और b की घात 2। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है उस पर ध्यान दो। थोड़ा सा यहां पर शायद मैंने जो असमीका का चिन्ह था वो गलत कर दिया था, है ना, ठीक है। फिर आपको 2 बिंदुओं पर ध्यान देना है कि ये जो गुणनखंड है ये शून्य कहां हो रहा है। तो सर, ये जो गुणनखंड है वो x बराबर 3 पर शून्य होगा। ये गुणनखंड शून्य कहां होगा? -3 पर। ये थोड़ा सा जरूरी है ना पहचानना। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं, 3 के बाद कोई भी संख्या रखो इन दोनों में, या यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
3 के बाद आपने रखा 4, तो 4 का वर्ग -9। क्या ये चीज सही हो रही है? नहीं हो रही है। 4 का वर्ग 16, 16 - 9 7, 7 0 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 3 के बाद की कोई भी संख्या नहीं आएगी। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे होते तो वहां एक विधि होती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, वेवी कर्व मेथड। हमें उस पर अभी जाना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसे देखा जाएगा स्पेशली। अच्छा, -3 के पहले की संख्या देख लो। आपको इन दोनों बिंदुओं के अलावा इनके बीच में जो बिंदु है उनको मार्क नहीं करना है। मतलब यहां आप चाहो 2 लिख दो, 1 लिख दो, नहीं करना। जो बिंदु आ रहे हैं सिर्फ वही लिखना है। इनके बीच में 2, 1, 0, -1, -2 होंगे, हमें नहीं लिखना वो। -3 से छोटी संख्या रख लो। -3 से छोटी हमने -4 रख ली। -4 का वर्ग 16, 16 में से 9 गए तो 7। ये क्या 7 0 से छोटा है? नहीं है। चलिए -3 और 3 के बीच में कोई भी एक संख्या रख लो। 0 रखा तो 0 का वर्ग -9, -9 0 से छोटा है, बात सही है। 1 रखा तो 1 का वर्ग -2, तो 1 का वर्ग -9 -8 आएगा जो 0 से छोटा है। मतलब मैं -3 और 3 के बीच की कोई भी संख्या रख सकता हूं। अपन -3 और 3 पर और चेक कर लेते हैं। मैंने 3 रखा तो 3 का वर्ग -9, 3 का वर्ग 9, 9 - 9 0। क्या 0 0 के बराबर या 0 से छोटा है? 0 0 के बराबर है, मतलब -3 भी सही या 3 भी सही है। उसी तरह -3 भी सही होगा। मतलब आप -3 से 3 के बीच कोई भी संख्या रख सकते हैं, और इसे ही हम यहां प्रांत कह सकते हैं कि -3 से 3 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या रखने से यह चीज परिभाषित हो जाएगी। और अगर इसको ऐसे भी देखना है तो देखो यार, आप -3 से 3 के बीच कोई भी संख्या रखो, वर्गमूल के अंदर की संख्या हमेशा धनात्मक आएगी। जैसे ही आप 3 से बड़ा की, जैसे ही 3 से बड़ा संख्या आपने लिखी, 4 लिखी, 5 लिखी, 3.1, 3.2, ये तुरंत अऋणात्मक हो जाए, तुरंत वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, जो कि नहीं चलेगा, है ना। प्रांत निकालते समय 2 चीजों का आपको ध्यान देना है। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मतलब अगला सवाल करते हैं। चलिए, अच्छा, इसको करने के लिए आपको वेवी कर्व विधि है जो हम डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन अभी उसकी जरूरत यहां पर इतनी नहीं है। चलिए, एक फलन द्वारा परिभाषित निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सरल यार, fx बराबर दिया है 2x - 5, f 0 तो 0 रख दो, 2 गुणा 0 - 5 मतलब -5, 7 रख दो तो 2 गुणा 7 - 5 तो 14 - 5 तो ये बचेगा 9। -3 रख दो तो 2 गुणा -3 - 5 तो -6 - 5 कुल मिलाकर -11। इतना सा है बॉस। चलिए, एक फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। मतलब देखो, कुछ नहीं, सीधा सीधा है कि T नाम का एक फलन है। यहां पर इन्होंने क्या किया, F की जगह T लिख दिया। उसके बाद 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो आपको T0 ज्ञात करना है। T0 मतलब 0 पर इसका मान निकालो तो T0 मतलब 9/5 गुणा 0 प्लस 32, तो 0 में किसी को भी गुणा करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 32 32। T28 मतलब 9/5 गुणा 28 प्लस 32। लघुत्तम लेने के बाद ये हो जाएगा 9 गुणा 28 प्लस 32 गुणा 5/5। अब इसको हल करना है, वो आप लोग कर सकते हैं, है ना। चाहे तो यहां से 4 को बाहर निकाल सकते हैं। अगर 4 को कॉमन निकालेंगे तो 9 गुणा यहां पर बच जाएगा 7 और यहां पर बच जाएगा 8 गुणा 5/5। 9 सत्रे 63 और 8 पंजे 40, तो जवाब आना चाहिए 63 प्लस 40 गुणा 4/5, जिसका मतलब है 103 गुणा 4/5। तो 103 मतलब 412/5, ऐसा कुछ। तो ऐसे बहुत से सवाल आएंगे छोटे मोटे। ये कैलकुलेशन वाले काम है,
ओके, t माइनस 10, ठीक है। तो t माइनस 10 का मतलब जहां पर c लिखा है वहां माइनस 10 लिख दो, तो 9/5 माइनस 10 प्लस 32, 10 से 5 कटेगा तो 9 माइनस 2 प्लस 32, 9 माइनस 2 मतलब 18 ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्लस 32, 32 में से 18 गया तो 14। C का मान जब t बराबर या TC बराबर 212 हो। अब मुझे पता है कि TC बराबर 9/5 C प्लस 32 है। अब ये तो 212 हुआ और ये 9/5 C प्लस 32 है। इसे इधर भेजोगे तो 212 में से 32 गए बराबर 9/5 C, 212 में से 32 चले गए तो 180, बिल्कुल सही बात है। 180 बराबर 9/5 C, इधर गुणा करो तो 180 गुणा 5 बटा 9 बराबर C, तो ये मिला 20, है ना सर। तो 20 से 5 100, तो C का मान मिला पूरी तरह से 100। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, और परिसर ज्ञात करते समय आपको बहुत सारे यहां पर रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। देखिए, अगर मुझे बोला जाता, पहले सवाल के बारे में बात करते हैं, fx बराबर 2 माइनस 3x, इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2। यहां पर एक सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि ये जो फलन है वो एक रेखिक फलन है। रेखिक फलन क्यों है? क्योंकि ये ax प्लस b लिखा हुआ है, और मैंने बताया था कि रेखिक फलन का जो परिसर होता है वो समस्त वास्तविक संख्याएं होती है, मतलब कुछ भी मान आ सकता है ऋण अनंत से अनंत तक, लेकिन x का मान भी समस्त वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। x का मान समस्त वास्तविक संख्याएं नहीं है। आपको बोला है कि x जो है वो धनात्मक है। x क्या है? धनात्मक है। अगर x धनात्मक है तो मेरी बात सुनने की कोशिश करना। ऐसे केस में परिसर कैसे निकालेंगे? x धनात्मक है, आपको चाहिए माइनस 3x प्लस 2, तो पहले माइनस 3 का दोनों साइड गुणा कर दो। अगर मैं यहां पर माइनस 3x का गुणा करूंगा तो मैं यहां पर भी माइनस 3 का गुणा करूंगा, और मैंने कहा कि ऋणात्मक चिन्ह का गुणा करते ही असमीका का चिन्ह बदल जाता है, तो असमीका हो जाएगी ऐसी। अब मतलब माइनस 3x 0 से छोटा है। कब? जब x 0 से बड़ा है। अब आप 2 को और जोड़ दीजिए, तो आपने दोनों साइड 2 को जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ने घटाने से, मतलब जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ गुणा करने से और भाग करने से, ऋणात्मक चिन्ह का गुणा और भाग करने से असमीका बदलेगी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये क्या है? fx, तो मैं लिख सकता हूं fx जो है वो 2 से छोटा है। 2 से छोटा है मतलब fx का जो मान है वो 2 से छोटा कुछ भी आ सकता है, तो ऋण अनंत से 2 तक कुछ भी मान आ सकता है। ऋण अनंत मतलब 2 से छोटी कितनी संख्या? तो कुछ अनंत तक है ऐसी, तो -1 -2 -3 -5000 -50,000 -10 लाख 50 लाख ऐसे, तो ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो दिया है x का वर्ग प्लस 2, ये fx है, और आपको बोला है कि x एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, जब x एक वास्तविक संख्या होती है तो x का वर्ग या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अगर 2 जोड़ना हो तो मैं दोनों साइड 2 का जोड़ कर दूंगा। अब ये चीज क्या है? ये तो fx है, तो fx जो है वो या तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। इसका मतलब इसका जो परिसर है, परिसर मतलब fx के मान, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, fx जो है वो, ये चीज 2 से अनंत तक कुछ भी आ सकती है। परिसर का मतलब fx के जो मान आ रहे हैं वही परिसर है। डन है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर चाहो तो एक बार देख लो, परिसर निकालने वाला जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए, बड़ा जरूरी है यार ये कक्षा 12वीं के लिए। ओके, fx बराबर x, तो अगर x एक वास्तविक संख्या है, अब चूंकि fx x के बराबर है तो fx भी एक वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब इसका जो परिसर है वो सारी वास्तविक संख्याएं।
जब fx x के बराबर है और x सारी वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है, तो fx भी सारी वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आज की कहानी, ये प्रश्नावली जो है ये समाप्त होती है। पर जैसा आप सभी जानते हैं यार कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को समस्त स्कूल की कक्षाएं आपको फ्री कराता है। आप कक्षा 6 से 12वीं तक सारा जितना भी कंटेंट है वो ऑनलाइन देख सकते हैं और बेस्ट कंटेंट देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 काम करने हैं। एक अंगूठा दबाकर लाइक करना है, दूसरा अंगूठा दबाकर सब्सक्राइब करना है, तीसरा अंगूठा दबाकर शेयर करना है। तो अंगूठा दबाइए और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ते जाइए। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर में बने रहने के लिए।